हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीएस ट्यूटोरियल। कल जो हम लोगों ने मैथ का क्लास 10th का मैथ जिसमें जो क्वेश्चंस किए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस के टाइप अभी कराने हैं जो कि हम एक एक करके कराते चले जा रहे हैं। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एन आर्मी contingent of 616 members, ठीक है, 616 member is to march behind an army band of is to march behind an army band of 32 members, 32 members in a parade. The two groups are marched in same number of column. Marching same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? What is the maximum number of column? Maximum number of column in which they march. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो लंबे चौड़े आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्ड। क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616, टोटल कितने मेंबर्स, 616 मेंबर्स हैं, और 32 मेंबर्स एक परेड में रहते हैं। दो ग्रुप बनाने हैं, तो इसमें ये पूछ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम बन सकते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये कॉलम की बात करता है। यानी कि सिंपली हमको क्या एचसीएफ निकाल देना है। तो एचसीएफ निकालना है तो इसमें देखेंगे बड़ा कौन, तो 616 बड़ा। यहाँ पे ये कितनी बार जाएगा, तो 32 टाइम्स जाएगा, है कि नहीं। अब 32 इंटू 20 करेंगे तो 640 हो जाएगा, तो यानी 19 करना पड़ेगा। क्या देख लेंगे 32 इंटू 19 का हिसाब किताब। सिक्स जीरो एट का मतलब क्या हो जाएगा, 8 बचेगा यहाँ पे, यानी कि +5, है कि नहीं। फिर उसके बाद हमें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो पता ही होगा, तो यहाँ से ये क्या करेंगे 32 यहाँ पे रखेंगे और ये वाली चीज क्या आ जाएगी यहाँ पे 8 इंटू 4 प्लस 0। तो यानी कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बन सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे भाई, 8, है कि नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बन जाएंगे 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी में कुछ क्वेश्चंस अभी आगे बनेंगे। अगला टाइप में बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, check whether 6 की पावर n can end with digit 0। क्या बोलेगा भाई अगला क्वेश्चन, check whether 6 की पावर n can end with digit 0। डिजिट 0 के साथ कभी एंड करेगा क्या, तो सबसे पहला नंबर इसको हम देखेंगे तो कोई भी चीज जब 0 के लिए बात कर रहा है ना, तो उस केस में वो क्या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाले टर्म्स में आना चाहिए, है कि नहीं।
लेकिन अगर हम 6 की पावर n को देखते हैं, 6 की पावर n अगर लिखा हमने तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 है कि नहीं। तो जब ऐसे केसेस में जब बात आ जाती है तो कभी भी जैसे मान लीजिए 6 की पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, तो उसमें हमेशा हमेशा क्या मिलेगा, लास्ट में 6 मिलेगा, लास्ट में हमेशा 6 मिलता चला जाएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, इट नेवर एंड विद डिजिट 0, है कि नहीं। सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में हमेशा पूछा ही जाता है। इसका एक क्वेश्चन जो है एकदम फिक्स है, 100% फिक्स है कि आएगा ही आएगा, है ना, जिसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, है कि नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पे इर्रेशनल नंबर के बारे में आपसे कह रहा है कि इसको प्रूव करिए कि √3 जो है इर्रेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन का सहारा लेते हैं, यानी कि हम उल्टा मानते हैं। हम क्या मान लेते हैं कि √3 जो है रेशनल नंबर है, इस तरीके से मान के आगे करते हैं। लेकिन इसमें जो यूज होने वाला है वो क्या है, थ्योरम 1.3 यूज होने वाला है। तो सबसे पहला नंबर हम थ्योरम 1.3 लिखेंगे और उसका यूज करना सीखेंगे। तो थ्योरम 1.3 पहले जान लेते हैं, क्या है थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 कहता है, इफ P कोई डिजिट है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, if P divides A square, then P will also divide A। ये थ्योरम याद रखना है। अभी हम बताते हैं कैसे इसका यूज करना है। तो सबसे पहला नंबर, अभी ये समझ लीजिए एक प्रकार से रॉ मटेरियल है जो कि इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल और रेशनल, तो आपको पता है कि रेशनल नंबर्स आर दोज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q और इर्रेशनल नंबर आर दोज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, है ना। तो यहां पे सबसे पहला नंबर हम क्या मानेंगे, अज्यूम √3 इज रेशनल नंबर, है। अभी हम मान लेंगे कि √3 जो है रेशनल नंबर है। किस लॉ के हिसाब से, तो हमने कहा लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन से हम प्रूव करने जा रहे हैं। हमने कह दिया कि अज्यूम कर लीजिए कि √3 जो है रेशनल नंबर है। इफ इट इज रेशनल नंबर देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना। तो यानी कि √3 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं बड़े आराम से, है ना। इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रेशनल नंबर है। और एक कंडीशन यहाँ पे हम जो नॉर्मली लगाते हैं, Q=0, रेशनल नंबर का केस यही है। अब √3 = P/Q तो हमने लिख दिया। अच्छा, और साथ में एक और चीज क्या होती है भाई, रेशनल नंबर के साथ P and Q आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या नया कहानी आ गया यार, आगे समझना है इसको। को प्राइम नंबर, जब हम को प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो उस केस में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, दो नंबर, है ना।
को प्राइम नंबर मतलब दो ऐसे म्यूचुअल नंबर होंगे जिनका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा, है ना। ऐसे समझना है कि P और Q ऐसे नंबर्स हैं जिनमें जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है एंड नथिंग एल्स। तो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं कि हैविंग अ कॉमन फैक्टर 1। आप ये समझ लेना कि को प्राइम नंबर का मतलब यही होता है कि इसका जो कॉमन फैक्टर होगा या HCF होगा वो 1 होगा, है कि नहीं। तो यहां से √3 इक्वल टू P अपॉन Q लिख दिया। उसके बाद P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू Q। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। चलो भाई, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या मिलेगा हमें, P स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। तो यानी कि Q स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे, Q स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे P स्क्वायर अपॉन 3। ओ, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, P स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3, है कि नहीं। अब Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3 जब आया तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे बाय थ्योरम 1.3 क्या लिख सकते हैं, बाय थ्योरम 1.3 के हिसाब से क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, इसी पे रोल कराएंगे। इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो लिख सकते हैं इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, है कि नहीं। P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो P भी 3 से डिविजिबल होगा, किसके हिसाब से, बाय थ्योरम 1.3 से, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू 3C, है ना, फॉर एनी इंटीजर C, फॉर एनी इंटीजर C, किसी C इंटीजर के लिए, क्योंकि अब 3 है तो 3 किसी न किसी का फैक्टर होगा ना। तो हमने क्या बोल दिया कि C कोई इंटीजर है, उसका फैक्टर है 3, क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो यानी कि 3 का फैक्टर है, सिंपल है कि नहीं। P इक्वल टू 3C हो गया, तो इसी P इक्वल टू 3C को हम यहां अगर पुट कर दें, यहाँ पे, है ना, इक्वेशन नंबर मान लिया इसको 1, तो हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो पुट किया हमने तो क्या हो जाएगा, P की जगह पे 3C। अब 3C का भी तो स्क्वायर होगा, तो 3C का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3Q स्क्वायर, है कि नहीं। यहां से क्या आ जाएगा, 9C स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। यहां से 3 से ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3C स्क्वायर। तो यानी कि 3C स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर। तो यानी कि C स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 3। तो अब फिर से अगर हम 1.3 लगाएं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इफ Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, है कि नहीं। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। मेक अ नोट ऑफ इट। अब आगे की कहानी ऐसे है, क्या हमें मिला, C इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 3। इसका मतलब ये है कि बाय थ्योरम 1.3 क्या लिख सकते हैं हम, बाय थ्योरम 1.3 क्या लिख सकते हैं, इफ Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, Q स्क्वायर इज डिविजिबल by 3 then
Q इज डिविजिबल बाई 3, है कि नहीं? Q इज डिविजिबल बाई 3। तो यहां पे हुआ क्या, अभी हमने देखा कि P का भी फैक्टर 3 था, यहाँ पे Q का भी फैक्टर 3 था। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस वी फाइंड दैट P and Q both have common factor as 3। अब यहां पे दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that P, Q are को-प्राइम। क्योंकि को-प्राइम होते तो इसका क्या आता, कॉमन फैक्टर 1 आता, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 3। एंड दिस हैपेंस ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने शुरुआत में अज्यूम किया ना कि ये रेशनल नंबर है, इसकी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ये चीज हुई है। सो √3 इज इरेशनल नंबर, है कि नहीं? तो इस तरीके के क्वेश्चन कोई भी हो, √3 की जगह पे √5 हो, √7 हो, सेम इसी तरीके से करना है, यही स्टेप फॉलो करना है और बड़े आराम से आप कर पाओगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। एक एक स्टेप इसी तरीके से फॉलो करते हुए जाना है। ऐसे क्वेश्चंस जो नेचुरल नंबर पे, इरेशनल नंबर पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये पहला टाइप हमने बता दिया। दूसरा टाइप अभी बताने जा रहे हैं जो कि और आसान है, बड़े आराम से उसे आप तोड़ पाओगे। इसको नोट कर लीजिए। इस पे अगला जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है, सो दैट 5 माइनस √3 इज, इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। अब ऐसे क्वेश्चंस बन गए, 5 माइनस √3 को इरेशनल नंबर दिखाना है, तो इसको भी बड़े प्यार से कर सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे वही लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन, सपोज या अज्यूम, जो भी लिखना हो आप लिख लीजिए। सपोज 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या होगा, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि 5 माइनस √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q, है कि नहीं? अब P/Q की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। P/Q है, ये 5 है इधर, तो ये वाली चीज उधर जाएगी, या हम ऐसे कर लें 5 इधर ही रहने दें, इसको इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस P/Q इक्वल टू माइनस का √3 उधर जाएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा, है कि नहीं? अब इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 5Q माइनस P/Q इक्वल टू √3, है कि नहीं? अभी देख लीजिए इस चीज को बहुत ध्यान से। एज वी नो दैट, अभी हम क्या जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि √3 इज इरेशनल नंबर। √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर।
जब रूट थ्री इरेशनल नंबर है तो आपको पता होना चाहिए कि जब रूट थ्री इरेशनल नंबर है तो ये कभी भी इरेशनल नंबर का, जैसे इसके इस साइड पे अगर इरेशनल है तो ये वाली चीज, ये पूरी इंटिटी जो है 5q माइनस पी अपॉन क्यू, ये सारी चीज जो है ये भी इरेशनल ही होगी, क्योंकि इरेशनल का सम इरेशनल होता है ना, इरेशनल का डिवाइड इरेशनल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, इरेशनल ही प्रूव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये वाली चीज को तो हमने पी अपॉन क्यू को क्या मान रखा है, रेशनल, जो कि ये चीज रेशनल नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस चीज को, हियर 5 अपॉन 1 रेशनल है, पी अपॉन क्यू रेशनल है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल है ना। तो इसके वजह से इरेशनल का सम या इरेशनल का सब्ट्रैक्ट इरेशनल के बराबर ही होता है, इरेशनल नंबर के ही बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें कोई रूल तो नहीं है ऐसे, यहां पे ऐसे लिख दें नॉर्मली, बट इट कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट, अब सही, इट कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे रूट थ्री तो इरेशनल नंबर है, लेकिन ये वाली चीज रेशनल हो गई, तो यहां से शो 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना सोचना है आपको कि ये कभी भी इरेशनल का रेशनल के साथ अगर सम होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो पूरा जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही कहलाएगा, है ना। क्योंकि अब यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको एक साइड कर लिया था और ये रूट थ्री को एक साइड कर लिया था। रूट थ्री जो है एक इनइमिटेबल फैक्ट है कि रूट थ्री जो है इरेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पे ये वाली चीज कंट्राडिक्ट करने लगी कि रेशनल जो है रेशनल के बराबर कैसे हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वाला चीज हमारा प्रूव हो गया। जो अगला टाइप का क्वेश्चन बनता है उसे मैं बता देता हूँ, एक लास्ट टाइप है। यहाँ पे बोला हुआ है, क्वेश्चन है सो दैट 3√2 नहीं सही 5√2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इसने कहा कि शो करिए कि 5√2 जो है इरेशनल नंबर है। फिर से वही काम है ना, सपोज कर लेंगे वही, सपोज क्या 5√2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, है ना। क्योंकि हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक लाइन नहीं लिखी कि पी अपॉन क्यू, ऐसे 5√2 इज रेशनल नंबर, है ना, अनकंट्रेडिक्ट, ये लिख लीजिए आप, 5√2 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, अज्यूम कंट्रेरी। तो यहां से क्या कंट्रेरी मतलब हम उल्टा मान रहे हैं, है कि नहीं। तो 5√2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू आ गया। अब यहाँ पे 5 जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यानी कि √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन 5 हियर पी अपॉन 5q इज रेशनल नंबर, इसमें कोई दो राय नहीं, रेशनल नंबर। बट √2 is irrational number, which is contrary to the fact, contrary to the fact.
तो यहाँ पे अब देखिए 5/p/5q इज रेशनल नंबर हो गया, ये तो रेशनल नंबर हो गया, लेकिन ये वाली चीज क्या है, इरेशनल है। आपको पता है √2 इज इरेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते, तो इसलिए हमें क्या कहना पड़ेगा, इट अराइजेज, इसकी वजह से ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, है ना। पिछले वाले में लिखना भूल गए थे, आप लोग उसे ऐड कर लेना। इट अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, रॉन्ग एजम्पशन के वजह से ही ऐसा हुआ है ना। तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो ये लिख देंगे, सो क्या 5√2 इज इरेशनल नंबर। 5√2 क्या निकला, इरेशनल नंबर निकला। ये 3 टाइप हैं, कभी माइनस लगा के दे देगा, कभी प्लस लगा के दे देगा, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। यही 3 टाइप आते हैं, आप इसको हूबहू इस तरीके से कर दीजिए, बड़े आराम से सही हो जाएगा। और आपके फिक्स मार्क्स होते हैं इसके बोर्ड में, जो कि मिल जाएंगे, आप सिक्योर कर लोगे बड़े आराम से। ये खत्म हुआ, इसको नोट कर लीजिए। आज थोड़ा सा मैं बताऊंगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशंस के बारे में, थोड़ा सा बेसिक दे दूंगा, और इसके साथ ही जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था, जो कि मेन चीजें जो बताने वाली थी और एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चन उठाने वाले थे वो सारे के सारे आपको बता दिए गए हैं। अगर आप एक्सरसाइज लगाओगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। अगर कोई परेशानी आती है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक क्या होगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत ही नॉर्मल है, अगर आप इस चीज को समझ लें तो बड़ा आराम से समझ में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अब इसमें क्या है, टर्मिनेटिंग मतलब जिसे हम कटाएं और बड़े आराम से कट जाए। जैसे कि 1/2 आपने लिखा तो बड़े आराम से इसकी वैल्यू आप क्या बताते हो, 0.5। अगर मैं फिर अगला क्वेश्चन देता हूं आपको 1/4, तो इसका क्या वैल्यू आता है, 0.25, है कि नहीं। अच्छा, अब ये इन दोनों को मिला के दे देता हूं 1/8, 1/8 दे देता हूं, तो उस केस में क्या होता है भाई बताइए। तो पॉइंट लगा देते हैं, एक बार ले जाते हैं, है ना, फिर 2 बार जाएगा, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा ये। फिर अगली चीज एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/5 ले लेते हैं, तो क्या आ जाता है 0.2। फिर उसी तरीके से अगर हम 1/20 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो बेसिकली जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, टर्मिनेटिंग वाला, टर्मिनेट मतलब जो कट जाए बड़े आराम से, वो हम क्या देख रहे हैं, या तो वो 2 के पावर में आ रहा है, इधर 2 का देखिए 2 का पावर 3 है, इधर 2 का पावर 2 है, इधर 5 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 का और 5 का दोनों का एडिशन है। तो बेसिकली हम क्या कहने वाले हैं कि जिसका डिनोमिनेटर का फॉर्म किसमें हो, डिनोमिनेटर का फॉर्म मैं बताने जा रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखना है, हमेशा कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। डिनोमिनेटर का फॉर्म किसका हो, किस तरीके से हो, तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में हो। अब लेकिन इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा कुछ बच्चों को हो जाती है कि यहाँ पे 2 की पावर m ही सिर्फ है तो भी कटेगा भाई, 5 की पावर n सिर्फ है तो भी कटेगा, और इन दोनों का कंबाइंड आता है तो भी कटेगा, है कि नहीं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल अगर हम लें, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा 3।
1/3 कटाते रहिए आप, 0.3333 पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा मेरा। ये कभी नहीं कटने वाला, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होता है ना, कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। तो यानी कि बेसिकली इसका डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा, इसका डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। इसका क्या होगा। ये अगर दो बातें आप ध्यान रखते हैं तो ये पूरी एक्सरसाइज जो लास्ट वाली है वो बड़े आराम से कर पाएंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, एक रत्ती भर की भी परेशानी नहीं आएगी, बहुत आराम से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you are watching on YouTube, please like, share and subscribe and support us, encourage us, motivate us to do work much harder and in much passionate way. Thank you very much again.